गली में चुड़ैल। नैना गांव में रहती थी। जब नैना ने हाई स्कूल पास कर लिया तो उसके पेरेंट्स ने सोचा कि नैना को आगे की पढ़ाई के लिए शहर के किसी स्कूल में भेज दें, क्योंकि गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं था। नैना के पापा ने नैना को अपने छोटे भाई राजन के घर भेज दिया। राजन बरेली शहर में रहता था। स्कूल में एडमिशन होने के कुछ दिन बाद नैना की कोचिंग भी शुरू हो गई। नैना के चाचा रोजाना शाम को 5 बजे उसे कोचिंग छोड़ने जाते थे। राजन चाचा के घर से कुछ दूर एक गली थी जो सीधे मेन रोड तक जाती थी। नैना देखती थी कि राजन हमेशा मोटरसाइकिल उस गली से ना ले जाकर छोटी छोटी गलियों से घुमा कर ले जाता था। चाचा, वो पीपल वाली गली सीधे मेन रोड तक जाती है, आप उसी से क्यों नहीं जाते? बेटी, उस सुनसान गली से कोचिंग कभी मत जाना। मोहल्ले का कोई भी आदमी उस गली से नहीं गुजरता है, क्योंकि वहाँ एक बुरी आत्मा का साया है। राजन कपड़े का बिजनेस करता था। वह अक्सर माल खरीदने के लिए दिल्ली चला जाया करता था। जब राजन दिल्ली चला जाता तो नैना अकेले ही कोचिंग जाती थी। एक दिन जब नैना कोचिंग से लौट रही थी तो अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज बारिश शुरू हो गई। अगर उन पतली पतली गलियों से घूमकर जाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा और मैं भीग जाऊंगी। नैना घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में पीपल के पेड़ वाली गली में चली गई। वैसे तो नैना 7 बजे तक घर लौट आती थी, लेकिन उस रात 8 बज गए, लेकिन नैना घर नहीं लौटी। नैना की चाची मधु को उसकी चिंता होने लगी। तेज बारिश हो रही थी। नैना की चाची छाता लेकर नैना की कोचिंग की तरफ गई। नैना की चाची ने दूर से देखा कि नैना पीपल के पेड़ वाली गली में मुंह के बल पड़ी हुई है। नैना की चाची ने तुरंत पड़ोस के एक आदमी को बुलाया और उसकी मदद से नैना को घर पर उठाकर लाई। नैना की चाची करीब आधे घंटे तक उसकी हथेलियों और तलवों को रगड़ती रही। तब जाकर नैना को होश आया। नैना के माथे पर बल पड़े हुए थे और आंखों में क्रोध दिखाई दे रहा था। क्या हुआ बेटी, तुम उस गली में क्यों गई और बेहोश कैसे हो गई? मुझे कुछ याद नहीं। नैना कुछ देर बाद सो गई। नैना की चाची भी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। करीब आधी रात को नैना की चाची की नींद टूटी। चाची को स्टोर रूम में सामान गिरने की आवाज आ रही थी। चाची जब स्टोर रूम में गई तो उसने देखा कि नैना कॉकरोच पकड़कर खा रही है। जब चाची नैना के पास गई तो नैना ने चाची को जोर का धक्का दे दिया और फिर कीड़े खाने में व्यस्त हो गई। अगले दिन जब राजन घर लौटा तो मधु ने उसे नैना की हरकतों के बारे में बताया। मैंने उस लड़की से मना किया था कि उस गली में मत जाना। पता नहीं इसे पीपल वाली गली में जाने की जरूरत क्यों पड़ गई। मेरे दोस्त सोनू के चाचा भूत प्रेत को उतारना जानते हैं, उन्हीं को बुला कर लाता हूँ। राजन तांत्रिक को बुला कर लाया। तांत्रिक ने नैना को कुर्सी से बांध दिया और काफी देर झाड़ फूंक करता रहा। 24 घंटे के लिए इसे न खाना देना न पानी देना। 24 घंटे बाद मैं दोबारा आऊंगा। नैना को उसी रात कुर्सी पर ही बंधा छोड़ दिया गया। राजन जाकर अपने कमरे में सो गया, लेकिन मधु देर रात तक नैना के पास बैठी रही और नींद आने पर वहीं सो गई। अचानक राजन के चीखने की आवाज से मधु की आंख खुली। राजन अपने कमरे में बुरी तरह चिल्ला रहा था। मधु जब कमरे में पहुंची तो उसके होश उड़ गए। नैना राजन के ऊपर बैठी उसके सीने में चाकू मार रही थी। कुछ ही देर में राजन ने दम तोड़ दिया। तब नैना हाथों पर उसका खून लेकर चाटने लगी। मधु दौड़ती हुई सोनू के घर गई। सोनू, तांत्रिक और मोहल्ले के कुछ लोग मधु के घर पहुँचे। नैना अभी भी अपने हाथों पर लगा खून चाट रही थी। कौन है तू और तूने राजन को क्यों मार दिया? कई साल पहले मैं इस मोहल्ले में सब्जी बेचने आया करती थी। राजन उस समय शादीशुदा नहीं था। राजन की गंदी नजर मुझ पर पड़ी। मेरी गरीबी देखकर वो अक्सर मुझे छेड़ा करता था। एक दिन पीपल वाली गली में राजन ने मेरी साड़ी खींच दी। मैंने राजन के मुंह पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। राजन गुस्से में पगला गया और इसने अपनी मोटरसाइकिल से पेचकस निकालकर मेरे गले में भोंक दिया। मैं वहीं पर तड़प तड़प कर मर गई। मैंने वहीं तड़प कर दम तोड़ दिया। राजन घबरा गया। उसने मुझे एक बोरी में डाला और मुझे जाकर गंगा में फेंक आया। तब से मेरी आत्मा राजन से बदला लेने के लिए गली में भटक रही थी। आज मेरा बदला पूरा हो गया।
इतना कहकर चुड़ैल नैना के शरीर को छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद से पीपल वाली गली सामान्य हो गई। लोगों ने उस गली से आना जाना शुरू कर दिया। विकास और दीपिका की शादी तय हो चुकी थी। विकास बनारस का रहने वाला था और दीपिका दिल्ली में रहती थी। विकास और दीपिका एक ही कंपनी की अलग अलग ब्रांचेस में काम करते थे। विकास जब कंपनी की तरफ से एक बार दिल्ली गया था तब उसे दीपिका से प्यार हो गया था। दोनों की शादी तय हो गई थी, लेकिन पिछले 1 साल से वे लोग मिले नहीं थे। विकास, हम 1 साल से मिल नहीं पाए हैं। शादी से पहले कम से कम 1-2 बार हमें मिलना तो चाहिए ना। मैं दिल्ली आ रहा हूँ, लेकिन तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। सिर्फ 1 रात दिल्ली में रुकना है और मुझे तुरंत ही फ्लाइट पकड़ के वापस जाना है। नहीं, अगर तुम दिल्ली आ रहे हो तो मुझसे मिलकर जरूर जाओगे। अगर तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है तो फिर मुझसे शादी भी क्यों कर रहे हो? देखो, तुम गुस्सा मत करो। मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी तरह मुझे 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। विकास दिल्ली आया। मीटिंग अटेंड करने के बाद उसने अपनी सीनियर से बोल दिया कि वो एक क्लाइंट से मिलने जा रहा है, इसलिए आज बनारस वापस नहीं जा पाएगा। ऐसा कहकर विकास दीपिका से मिलने चला गया। दीपिका अपनी कॉलोनी के बाहर रोड पर विकास का इंतजार कर रही थी। लगता है मुझसे मिलने के लिए बहुत बेताब हो। वे दोनों जब घर की तरफ जा रहे थे तब दीपिका को अचानक कुछ ध्यान आया। विकास, तुम घर पर जाओ, मैं अभी अपने पुराने घर से होकर आती हूँ। वहाँ मेरा लैपटॉप है, मैं बस अभी आती हूँ। विकास दीपिका के घर पहुँचा। उसने दीपिका के पेरेंट्स से कुछ देर बात की। उसके बाद दीपिका के कमरे में दीपिका का वेट करने लगा। विकास की आंख लग गई। जब वो जागा तो रात के 9 बज चुके थे, लेकिन दीपिका अभी तक वापस नहीं आई थी। विकास ने दीपिका को फोन किया। दीपिका ने फोन भी नहीं उठाया। अंकल, दीपिका अभी तक घर नहीं आई। वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। आप लोगों ने कॉल किया क्या उसे? लगता है तुमसे नाराज होगी। हमारा पुराना घर यहीं पास में है, तुम जाकर उसे बुला लो। दीपिका के पापा ने विकास को मकान नंबर बता दिया। विकास जब दीपिका को लेने गया तो विकास ने देखा कि दीपिका सड़क पर खड़ी हुई है। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर खरोंचों के लाल निशान थे। विकास दीपिका को देखकर डर गया। दीपिका, क्या हुआ? तुमने इतनी बुरी हालत क्यों बना रखी है? कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। दीपिका और विकास जब घर पहुंचे तो दीपिका के पेरेंट्स सो चुके थे। दीपिका अपने रूम में पहुंचकर विकास से कोई बात नहीं कर रही थी। वो बस नाखूनों से अपने हाथ पर रगड़ी जा रही थी। दीपिका, ये क्या कर रही हो? तुम्हारे चेहरे और हाथों से खून निकलने लगा है। अब बस करो। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ। विकास सो गया। रात में विकास की आंख खुली तो उसने अपने बराबर में देखा दीपिका बेड पर नहीं थी। विकास रूम के बाहर गया तो उसे किचन से किसी के चप चप करके खाने की आवाज आ रही थी। विकास जब किचन में पहुंचा तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। दीपिका पागलों की तरह एक कटा हुआ हाथ अपने मुंह में चबा रही थी। दीपिका, क्या हो गया है तुम्हें? किसका हाथ खा रही हो तुम? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर हैं? मैंने उन्हें मार डाला, केवल अजय बचा है, उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। विकास तुरंत दौड़कर दीपिका के मम्मी पापा के कमरे में पहुंचा। उसने देखा कि दीपिका के मम्मी पापा की गर्दन पर गहरा लाल निशान है, जैसे किसी ने रस्सी से उन लोगों का गला घोटा हो। विकास पूरी तरह घबरा गया। उसने दीपिका के घर से भागना ही ठीक समझा। विकास दरवाजे से बाहर जा ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर एक चुड़ैल लटकने लगी। विकास ने ध्यान से देखा तो वो दीपिका ही थी। जाते जाते मेरी कहानी तो सुनते जाओ। दीपिका जिसे अपना पुराना घर कहती है, वो उसका घर नहीं बल्कि मेरा घर था। मेरा नाम चंचल है। मैं और दीपिका अच्छे दोस्त थे। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरे पापा थे। दीपिका के माता पिता को जब पता लगा कि मैं अपने पिता की अकेली संतान हूँ और मेरा कोई भाई नहीं है, तो उन्होंने जबरदस्ती अपने लड़के यानी दीपिका के भाई अजय से मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया। अजय पहले ही किसी और से प्यार करता था, इसलिए उसने मुझसे शादी करने से मना किया।
लेकिन दीपिका के मम्मी पापा ने प्रॉपर्टी के लालच में उसे फोर्स किया और आखिरकार अजय मान भी गया। अजय ने मुझे प्यार के जाल में फंसाया और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। उसके बाद मुझसे छुटकारा पाने के लिए दीपिका के पूरे परिवार ने मुझे और मेरे पापा को मिलकर मार दिया। इतना कहकर चुड़ैल ने एक चाकू अपने पेट में भोंक लिया। दीपिका का शरीर जमीन पर गिर गया और चुड़ैल उसके शरीर को छोड़कर चली गई। विकास दीपिका को हॉस्पिटल लेकर भागा। दीपिका की जान बच गई। दीपिका, तुम्हारा भाई अजय कहाँ है? अजय यूरोप के टूर पर गया हुआ है। विकास, अजय की जान बचा लो प्लीज। उसी समय दीपिका के फोन पर एक कॉल आया। अजय का एक फ्रेंड बोल रहा था। उसने बताया कि टूरिस्ट बस में किसी ने अजय का कत्ल कर दिया है।